हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम बैक टू नेटवर्किंग कोर्स। दिस इज़ वीडियो 12। यहाँ पे आपको मैं DHCP के बारे में बताऊंगा। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं इसे। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है और क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या बेनिफिट और कैसे क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो में सबनेटिंग, सबनेट मास्क, नेटवर्क मास्क, IP एड्रेसिंग, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर करें। अगर वो वीडियोज़ नहीं दिखे तो काइंडली पहले उसे देखिए। वापस आते हैं इस वीडियो में। DHCP के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ करेंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो, इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी। और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे DHCP के बारे में कि DHCP क्या होता है। तो गाइस, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारा डायनेमिक IP देने के लिए यूज होता है। डायनेमिक का मतलब ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करने के लिए। तो DHCP, अब DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसे फुल फॉर्म में कहते हैं। इसे हमने 1993 में यूज करना स्टार्ट किया था। इसका मतलब फाउंड भी 1993 के आसपास ही हुआ होगा। एन एक्सटेंशन ऑफ BOOTP। अब देखो DHCP क्या है, आज के वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं अल्टरनेट IP या फिर एक ऐसी IP जो कि हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दे, हमें कोई भी स्टैटिकली उसे IP ना देनी पड़े, या ऑटोमेटिकली हमें जो भी काम करना है IP के थ्रू वो सब हमें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाए IP और हम कर पाए। ठीक है, इसलिए हम DHCP का इस्तेमाल करते थे। वहां हमें मैनुअल सेट नहीं करनी पड़ती थी, IP बकायदा एंटर नहीं करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती थी। लेकिन जब DHCP नहीं था, DHCP से पहले कुछ और यूज हुआ करता था जिसे हम कहते हैं BOOTP प्रोटोकॉल। अब ये BOOTP प्रोटोकॉल को हम बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि यूज होती थी पहले के टाइम पे ऑटोमेटिकली IP देने के लिए। पहले भी हम स्टैटिकली देते थे, लेकिन वहां पे अल्टरनेट था कि हम ऑटोमेटिकली दे दें, और उस ऑटोमेटिक को देने के लिए हम BOOTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते थे। BOOTP का पूरा नाम है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। सेम पोर्ट नंबर्स एज BOOTP। BOOTP का जो पोर्ट नंबर है वो सेम DHCP का भी पोर्ट नंबर है, यानी दोनों का पोर्ट नंबर सेम है। यानी जो भी डाटा DHCP सर्वर से आपके सिस्टम तक आएगा IP के रिलेटेड, वो सब एक ही आपके पोर्ट नंबर पे वेराई करेगा, एक ही पोर्ट नंबर पे ट्रेवल करेगा, या एक ही पोर्ट नंबर से निकल के रिसीव होगा। ठीक है। एक्सटेंशन सपोर्ट्स टेम्पररी एलोकेशन लीजेस ऑफ IP एड्रेसेस। आपको DHCP में क्या फायदा हो गया, यहाँ पे आपको एक टेम्पररी IP मिल जाती है, यानी कुछ समय बाद अगर आप सिस्टम उसे ऑफ करके दोबारा से ओपन करोगे तो आपको एक डिफरेंट IP एड्रेस मिलेगा जो कि उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ये लीजेस बेस्ड पे यहाँ पे आपको IP एड्रेस डायनेमिकली मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। DHCP क्लाइंट कैन एक्वायर ऑल IP कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर नीडेड टू ऑपरेट। तो यहाँ पे आपको जो DHCP क्लाइंट अगर आप बनोगे DHCP सर्वर से ऑटोमेटिकली IP आप लोगे, तो आपको IP कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ना ही आपको IP एड्रेस देना है, ना ही आपको डिफॉल्ट गेटवे देना है, ना ही आपको सबनेट मास्क देना है, ना ही आपको DNS देना है। ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट वापस अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है। DHCP is the preferred mechanism for dynamic assignment of IP addresses। तो ये एक तरीके का मैकेनिज्म होता है, एक सर्वर बेस्ड मैकेनिज्म होता है जो कि आपका कांटेक्ट में रहता है आपके सिस्टम से, आपके नेटवर्क से। और जब आप इसको अलाउ करते हो कि हाँ भाई मेरे को एक रिक्वेस्ट आप भेजते हो इसके सर्वर में, तब आपको ये रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में एक ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है सर्वर बेस्ड। DHCP कैन एंटर ऑपरेट विद BOOTP क्लाइंट्स। तो ये BOOTP क्लाइंट के साथ भी वर्क करता है, लेकिन BOOTP क्लाइंट अब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हमारा DHCP ही वर्क करता है। हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर में भी कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, हम अपने पूरे सर्वर में भी कर सकते हैं। तो हम DHCP का कंप्यूटर में कैसे करते हैं अभी हम वो जानेंगे, राउटर में कैसे करेंगे वो हम CCNA वाले कोर्स में जानेंगे। तो DHCP हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमें ऑटोमेटिकली IP देता है। DHCP से पहले हमारा इसका अल्टरनेट था बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। और अब हमारा जो लेटेस्ट नहीं, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे यूज होता है वो आपका DHCP है, जो कि टेम्पररी ऑटोमेटिकली IP आपको प्रोवाइड कर देता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद वो चेंज भी हो सकती है जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसका मैक एड्रेस ये रहा, उसका IP अभी कुछ भी नहीं है, ना ही उसका सबनेट मास्क है। वो क्या करेगा, अपनी एक रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर पे। ठीक है, ये आपका DHCP सर्वर है, DNS नहीं DHCP सर्वर, जिसकी IP कुछ ये है, मास्क कुछ ये है। ठीक है, सबनेट मास्क।
तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट वापस आएगी अप्रूव होके, फिर ये रिक्वेस्ट दोबारा जाएगी और वापस में हमें एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो कि ये देखो यहाँ पे असाइन भी हो गया। इस तरीके से आपका ये जो सर्वर है, एक डीएचसीपी सर्वर लगा होता है, जो कि हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है पैकेट के फॉर्म में, जो रिस्पांस में आती है, फिर हम क्या करते हैं दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसके बाद हमें आईपी एड्रेस देखो प्रोवाइड हो जाता है और असाइन हो जाता है हमारी मशीन में। देखो यहाँ पे अप्रूव हो गया। इस तरीके से हम डीएचसीपी में एक वहां पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेट जाएगा जो कि टीसीपी के थ्रू जाएगा। मैंने आपको टीसीपी बताया, टीसीपी में क्या होता है, पहले पूरा कनेक्शन चेक करता है, इसके बाद जब वो सिक्योर होता है, पूरे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है, तब वो जाके पोर्ट नंबर देता है, पोर्ट नंबर के बाद फिर आपका पैकेट जाता है, जिससे आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे भी टीसीपी की मदद से पहले वो डिस्कवर करेगा, यहाँ पे देखना अभी लिखा आएगा, ये देखो डिस्कवर कर रहा है, डिस्कवर हो गया। इसके बाद क्या होगा, ऑफर वापस आएगा, रिस्पॉन्स यानी टीसीपी की मदद से फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वापस में आपका रिस्पॉन्स में आपका आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आ जाएगा, जो कि आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इस तरीके से ये टीसीपी में वर्क करता है। आप डीएचसीपी का पोर्ट नंबर देख सकते हो, डीएचसीपी कहाँ पे लाई करता है, और इसमें आपकी यूडीपी की प्रोटोकॉल यूज होती है। लेकिन यहाँ पे आपका टीसीपी में डीएचसीपी जो मेन है, देखो अब मैं क्लियरली बता दूं, डीएचसीपी जो सर्वर है वो एक्चुअल में यूडीपी में वर्क करता है, लेकिन जो टीसीपी के प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, टीसीपी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि पैकेट ट्रांसफरिंग में यूज होते हैं, जस्ट लाइक आपका SNMP और एक होता है IGMP, जो कि आपका आईपी एड्रेस के लिए यूज होता है, IGMP। तो ये वाली जो प्रोटोकॉल्स है वो आपकी टीसीपी पे बेस्ड होती है, उन्हीं की वजह से ये पैकेट जा रहा है, ठीक है। तो ये कहां पर वर्क करेंगी, ये टीसीपी पे वर्क करेगी, यूडीपी पे आपका डीएचसीपी वर्क करेगा, और जो कि यहाँ पे इसकी आईपी में वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे डीएचसीपी में यूडीपी वर्क करता तो है, लेकिन यहाँ पे कोई अफेक्शन नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो पैकेट ट्रांसफर हो रहा है वो क्लाइंट वाले सिस्टम से हो रहा है, इसलिए क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, और वो प्रोटोकॉल होती है IGMP, बिकॉज हम आईपी एड्रेस के लिए वहां पे कर रहे हैं, तो वो आपकी IGMP जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी पे ही बेस्ड होती है, तो टीसीपी पे ये वर्क करेगी, और यूडीपी होता है आपका डीएचसीपी में। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वो डिस्कवर करेगा, फिर वो रिस्पॉन्स आएगा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर हमें बदले में वहां से एक आईपी और एक सबनेट मास्क मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका डीएचसीपी सर्वर वर्क करता है और हमें ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस प्लीज, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी राउटर पे, राउटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी डीएचसीपी से आपको एक आईपी दे देगा। देखो ये वाली आईपी दे दी, तो आपके राउटर में भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि किस तरीके से आप उसमें आईपी दे सकते हो, ठीक है। राउटर में डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखेंगे जब हम कोर्स करेंगे। कौन सा कोर्स करेंगे, CCNA का कोर्स करेंगे, क्योंकि वहां पे ही ये पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में डीएचसीपी कैसे इनेबल या डिसेबल कर देते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर अब मैं यहाँ पे अपना डीएचसीपी सर्वर दिखाऊं तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, मैं अपना Windows+R प्रेस करूंगा, यहाँ पे ncpa.cpl पे जाऊंगा। मैंने इथरनेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि इथरनेट मेरा राउटर से कनेक्ट है, एंड राउटर में मेरा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी इनेबल नहीं है। मैंने स्टैटिक आईपी ले रखी है, इसलिए मेरा स्टैटिक लगा रखी थी, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया और मैंने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई कनेक्ट किया है, जहां पे मैंने डीएचसीपी से अपनी आईपी ले रखी है। मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे देखूंगा आईपी वर्जन 4 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इस पे जनरेट था। अगर मैं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस यहाँ पे कर दूं और यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस अपने हिसाब से दे दूं, तो यहाँ पे जो मेरा आईपी एड्रेस जाएगा ना, वो मेरा स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। तो वहां पे हमें ये देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा वर्क ही नहीं करेगा जब तक हम कॉन्फ़िगरेशन अपने मोबाइल फोन में ना करते ऐसी, तो यहाँ पे ये वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, डीएचसीपी के लिए ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे आईपी वर्जन 6 आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे भी देखो ऑब्टेन एन आईपी वर्जन 6 ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पे अगर हम खुद से आईपी देते तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आईपी देते, लेकिन यहाँ पे हमने आईपी वर्जन 6 की दी है। ओके करूंगा, ओके करूंगा। अगर अब मैं अपने आईपी कॉन्फ़िग चेक करूंगा तो देखो क्या आंसर आएगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आईपी वर्जन 6 आ रहा है लिखा हुआ, साथ साथ मेरा आईपी वर्जन 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, आईपी वर्जन 6 भी मुझे ऑटोमेटिकली मिला है, जो कि मेरा ग्लोबली मैं इस आईपी एड्रेस से ट्रैक करा जा सकता हूँ। मेरा ये पब्लिक एड्रेस है, ठीक है। इसी के साथ साथ आईपी वर्जन 4 है ये वाला मेरा, जो कि मेरे मोबाइल फोन की वजह से मुझे मिला हुआ है। मोबाइल फोन से मेरा एक प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है ये, जो कि मेरा कंप्यूटर और मोबाइल फोन आपस में कनेक्ट है, ये भी एक नेटवर्क की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं तीसरा डिवाइस इससे कनेक्ट करता हूं तो उसकी आईपी सेम यहां तक रहेगी और यहाँ पे 144 की जगह 145 हो जाएगी। तो ये मेरा एक प्राइवेट एड्रेस है, जो कि सेम इसी आईपी का कहीं और भी एग्जिस्ट कर सकता है।
लेकिन आईपी वर्जन 6 मेरा यूनिक है, ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी जो ये वाली आईपी है ये भी मेरे को डीएनएस से मतलब डीएससीपी से मिली है, यानी ऑटोमेटिकली मिली है। साथ साथ ये आईपी वर्जन 4 की है, ये मेरे मोबाइल के डीएससीपी से ऑटोमेटिकली मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी आईपी नहीं दी है, डायरेक्ट मैंने कनेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता अपने मोबाइल फोन पे नेटवर्क को, तब मैं यहाँ पे जो उस मोबाइल फोन पे कॉन्फ़िगर करता कि इस आईपी में मेरा इंटरनेट चलेगा, तो मुझे यहाँ पे स्टैटिकली सिर्फ वही आईपी देनी पड़ती, तब मेरा डीएससीपी वर्क नहीं करता है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो, दोनों आईपी यहाँ पे वर्जन 6 और वर्जन 4 दोनों ही मुझे डीएससीपी के थ्रू ही मिली हुई हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमारी आईपी डीएससीपी से कैसे मिलती है, हमें स्टैटिक कैसे देनी होती है। स्टैटिक में हमें खुद देनी पड़ती है, वहीं डीएससीपी में हमें ऑटोमेटिकली हमें टिक कर देना होता है और ओके कर देना होता है, हमें डीएससीपी से ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। अब डायनेमिकली हम क्यों करते हैं, हमें क्या प्रॉफिट है। डायनेमिकली असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस इज डिस्क्राइब्ड फॉर सेवरल रीजंस। किन किन रीजन के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। आईपी एड्रेसेस आर असाइन्ड ऑन डिमांड। अब यहाँ पे आपको डिमांड के हिसाब से आईपी एड्रेसेस चाहिए, आपका कोई लीज है आपके यहाँ पे, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक टेम्पररी आईपी चाहिए, तो आपको यहाँ पे डीएससीपी से मिल जाती है, ठीक है। अवॉइड मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल आपको देनी नहीं पड़ती, आप बार बार वहां पे जाओ, सबनेट लिखो, ये सब आपको नहीं करना पड़ता। आपको सिंगल बार वहां पे ऑटोमेटिकली पे लगा देना, ओके कर देना, और आपको ऑटोमेटिकली वहां पे आईपी मिलती रहेगी। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो तो आपको डीएससीपी बेटर है आपके लिए, और आप मैनुअल पे ना फंसे, क्योंकि उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी करो फिर मैनुअल आईपी भी करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इजी टू कॉन्फ़िगर है, सिर्फ एक चेक बॉक्स होता है, उस पर टिक करो और ओके कर दो, आपका काम हो गया, आपको डीएससीपी से आईपी मिल जाती है। यहाँ पे आपको और कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं। तो इतने रीजन बहुत हैं डीएससीपी को यूज करने के लिए। तो सॉल्यूशंस फॉर डायनेमिक असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP। अब ये RARP क्या होता है, एक होता है ARP, ठीक है। ARP और RARP, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP की फुल फॉर्म होती है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इनका वर्क क्या है, अगर गाइस मैं आपको यहाँ पे बताऊं ERP का वर्क, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपकी जो आईपी एड्रेस होता है, जो आपके सिस्टम में अगर आपने राउटर लगा रखा है, ISP से ले रखा है, तो आपके पास एक प्राइवेट वाला आईपी होता है जो कि किसी दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे 192.168.0.3, वो सेम आईपी आपका किसी दूसरे बंदे के भी प्राइवेट नेटवर्क में हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पब्लिक आईपी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने जैसे प्राइवेट आईपी ले रखा है, अब उस प्राइवेट आईपी को हमें मैक एड्रेस के साथ लिखना है, ठीक है। मैक एड्रेस के साथ आपका जो राउटर है, ठीक है। अब राउटर क्या है कि राउटर के पास तो आपके पास मैक टेबल है वहां पे, जिसे हम कहते हैं ARP टेबल, ठीक है, मैक टेबल। अब उसमें आपका आईपी लिखा जाएगा एक जगह और दूसरी कॉलम में लिखा जाएगा आपका मैक एड्रेस, जिससे ये पता चलेगा जब पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो आपके आईपी एड्रेस को नहीं देखता है, वो बस आपको देखता है कि हाँ भाई इस मैक एड्रेस से हमें पहले वहां पे रिक्वेस्ट आई थी, और उस रिक्वेस्ट को वो सर्वर तक भेजता है पब्लिक आईपी के थ्रू, और सर्वर से जब रिस्पांस आता है तो वो चेक करता है कि ये रिस्पांस कहां से आया था, मैक एड्रेस देखता है, पोर्ट नंबर देखता है, इसके बाद उस आईपी को देखता है जो उस मैक एड्रेस से मैच कर रही है, इसके बाद उसे फॉरवर्ड कर देता है उस क्वेरी को उस पोर्ट नंबर से। तो इसी तरीके से ARP वहां पे वर्क करती है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे हमारा जो पैकेट है वो जाता है, कैसे हमारा वापस आता है। तो पोर्ट वाली वीडियो आप जरूर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ARP वर्क करता है कि आपकी प्राइवेट जब राउटर तक पहुंचती है तो राउटर के बाद वो पब्लिक होके जाता है आपकी रिक्वेस्ट को, ठीक है। आपकी प्राइवेट आईपी के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट का सोर्स नहीं जा सकता सर्वर्स तक, ठीक है, तो वो पब्लिक होके ही जाता है। तो वो जब पब्लिक होके जाके वापस आता है उसका रिस्पॉन्स, तब वो राउटर पे आके रुकता है और चेक करता है कि यहां से जब वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुआ था तो किस प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट हुआ था। उस प्राइवेट आईपी को देखता है, उस प्राइवेट आईपी में कौन सा मैक एड्रेस है, कौन से सिस्टम से मैक आया है, तो उसका मैक एड्रेस देखता है, पोर्ट नंबर देखता है। अगर मैच कर जाता है वापस आने के बाद तो उसी कंप्यूटर में, उसी सिस्टम में जहां पे वो सब कुछ मैच कर रहा है, वापस से फॉरवर्ड कर देता है आपका राउटर, आपका गेटवे। तो यही होता है पूरा पोर्ट फॉरवर्डिंग, और यही होता है आपका ARP। तो ARP होता है आपका आईपी से मैक में जाना, और आपका रिवर्स ARP होता है मैक से आईपी में आना। यानी जब आप प्राइवेट से मैक के थ्रू आप जाते हो गेटवे में यानी पब्लिक में, तब आपका ARP यूज होता है, और जब वापस पब्लिक से आते हो प्राइवेट के लिए तब आपका RARP यूज होता है, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो वर्क्स सिमिलर एज ARP मैंने आपको बताया, ब्रॉडकास्ट अ रिक्वेस्ट फॉर द आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद द गिवन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के रिलेटेड ये वर्क कर रहा है।
RARP सर्वर रिस्पॉन्स विद एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि वहां पोर्ट नंबर देखता है, फिर आईपी एड्रेस मैक एड्रेस को मैच करके ही रिस्पॉन्ड करता है। ओनली असाइंस आईपी एड्रेस नॉट द डिफॉल्ट राउटर एंड सबनेट मास्क, तो ये सबनेट वबनेट मास्क नहीं आपको असाइन करता है, ये सिर्फ आईपी एड्रेस देता है क्योंकि यहाँ पे आपका मैक स्टोर होता है और आपका आईपी होता है और आपका पोर्ट नंबर होता है। बाकी सबनेट वबनेट मास्क यहाँ स्टोर नहीं होता, ऑलरेडी मैंने पोर्ट वाली वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने वो देखी होगी तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब आ गया है आपका डीएससीपी इंटरेक्शन। डीएससीपी का इंटरेक्शन कैसे होता है वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन आप यहाँ पे एक बार और देख लो। यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, एर्गोन नाम का, जिसका आईपी वर्जन 6 है, ये कुछ इस तरीके का आईपी V6, और यहाँ पे आपका सेंड करा गया है सबनेट मास्क, और यहाँ पे आपका आईपी है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई है डीएससीपी सर्वर के पास ये एर्गोन से। तो यहाँ पे आपके 3 सिस्टम है, ठीक है। अब डीएससीपी क्या करेगा, इसको डिस्कवर करेगा। सबसे पहले तो डिस्कवर कर लिया डीएससीपी सर्वर को, रिस्पॉन्स जाएगा कि हाँ भाई डिस्कवर हो गया। इसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ से इसको तीनों ही सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगी। तो ये आपका एज अ राउटर वर्क कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं होता, राउटर आपको देगा वहां पे डीएससीपी सर्वर को, डिस्कवर करने के बाद रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को आईपी मिल जाएगी। सेम इस तरीके से नीचे भी वर्क हो रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम। इस सिनेरियो से आप समझ गए होंगे, या तो पिछले सिनेरियो में आपको मैंने इजीली समझा दिया था। तो इस तरीके से आपका डीएससीपी इंटरेक्शन वर्क करता है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि बूट पी प्रोटोकॉल क्या होती है, यानी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, बूट पी हम इसे जानते हैं 1985 में आई थी, जबकि आपका जो डीएससीपी था 1993 में आया था। होस्ट कैन कॉन्फ़िगर इट्स आईपी पैरामीटर्स एट बूट पॉइंट, जब आपका सिस्टम ऑन होता है उसी टाइम आप इसके पैरामीटर्स आईपी के कॉन्फ़िगर कर सकते थे, ठीक है। 3 सर्विसेज होती थी, आईपी एड्रेस असाइनमेंट हो जाता था इसमें, डिटेक्शन ऑफ द आईपी एड्रेस फॉर अ सर्विंग मशीन, आप सर्विंग मशीन को, ये दूसरी मशीन है उसके लिए भी यहाँ पे आईपी एड्रेस डिजाइन कर सकते थे अपने सिस्टम से। द नेम ऑफ अ फाइल टू बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट मशीन, बूट फाइल नेम। बूट फाइल में एक्चुअली में क्या था कि जब आप बूट करते हो ना अपने सिस्टम, तो बूट स्ट्रैप लोडर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को बूट करता है। उसी टाइम पे बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल भी वर्क करती है, जो कि आपके डायनेमिकली आपके आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड कर देता है आपके सिस्टम में। साथ ही साथ अगर आपके नेटवर्क में दूसरे सिस्टम है, उसका कंट्रोल है आपके पास उन सिस्टमों में भी। नॉट ओनली असाइन आईपी एड्रेसेस बट आल्सो डिफॉल्ट राउटर नेटवर्क मास्क, इसमें भी आपको डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता था वो भी मिल जाता था, साथ साथ आईपी एड्रेस तो मिलता ही मिलता था। सेंट एज यूडीपी मैसेजेस, यूडीपी का पोर्ट 67 था सर्वर के लिए और 68 था होस्ट के लिए आपके बूट पी प्रोटोकॉल का। तो ये यूडीपी में वर्क करता था, इसका मतलब है ये काफी फास्ट होता था। लेकिन इन कंपेयरिंग ऑफ डीएससीपी आप नहीं कह सकते कि ये फास्ट था, क्योंकि डीएससीपी भी काफी फास्ट है, यूडीपी में ये वर्क करता है, जबकि आपका डीएससीपी भी आपका यूडीपी में वर्क करता है। तो दोनों ही फास्ट आप मान सकते हो। लेकिन जो आपकी प्रोटोकॉल्स ज्यादातर यूज होती हैं डीएससीपी में, वो आपकी टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है, जैसे आईजीएमपी, आईसीएमपी। लेकिन जो आपका मेन डीएससीपी है वो आपका यूडीपी में ही वर्क करता है, ठीक है। इतनी चीज का आप कंफ्यूजन मत करना। यूज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अब इसमें क्या थे, आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिमिटेड थे, यही इसका एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट था या डिफेक्ट था आप मान सकते हो, जिसकी वजह से हमें डीएससीपी को अपनाना पड़ा। दिस एड्रेसेस आर नेवर फॉरवर्डेड, ये फॉरवर्डेड नहीं होते थे, ये एक बार हमें मिल गया तो परमानेंट रहते थे, बल्कि डीएससीपी जो था उसमें हमें टेम्परेरी मिलते थे, जो कि समय समय पर चेंज होते रहते थे, जिससे उनकी जो संख्या थी, उनकी काउंटिंग में कभी कमी नहीं देखने को मिल रही है इस टाइम पे हमें, नहीं तो हमें स्ट्रिक्टली आईपी वर्जन 6 को अपनाना पड़ जाता। तो ये उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए एंड काफी ज्यादा चीप इन कंपेयरिंग ऑफ बूट पी वो पड़ा और बहुत ही आसानी से कॉन्फ़िगर हो जाता था, इसीलिए ज्यादातर अब डीएससीपी का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका बूट पी का इंटरेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेव और डिस्कवर नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आपके जो वो है पैकेट्स वो भेजे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट हुई तो आपके सिस्टम्स को आईपी मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो भाई नहीं मिलेगा, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। वहीं देखो यहाँ टीएफटीपी वर्क कर रहा है। अब टीएफटीपी में क्या है कि पहले फाइल नेम डायरेक्ट पैकेट भेज दिया जाएगा, अगर हो रहा है तो आपकी सिस्टम को आईपी मिल जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। Boot P can be used for downloading memory images for diskless workstations. Assignment of IP addresses to host is static. अब यहाँ पे आपको IP addresses है, ठीक है, Boot P प्रोटोकॉल में, तो यहाँ पे आपको स्टैटिकली भी IP देना पड़ सकता है। अब कैसे देना पड़ सकता है, कुछ केसेस होते हैं जब आपके वर्क स्टेशन में कुछ चीजें चल रही होती हैं,
जब आपकी प्रॉपर सारी चीजें TFTP जैसे प्रोटोकॉल है, ये सारी प्रोटोकॉल नहीं जब एक्टिव होती है, तब आपको स्टैटिकली आप कोई भी आईपी दे सकते हो, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी बूटपी का समझ में नहीं आ रहा तो कोई जरूरत भी नहीं है बूटपी को समझने की, बस आप इतना समझ लो कि एक अल्टरनेट था DHCP से पहले जो कि अल्टरनेट आईपी के लिए यूज हुआ करता था। बस आप इतना समझ लो, और इतना समझ लो कि ये यूडीपी में वर्क करता था, इसमें डिस्कवर डायरेक्ट नहीं होता था, इसमें डायरेक्ट पैकेट सेंड कर दिए जाते थे। जबकि जो हमारा डीएससीपी है उसमें पहले डिस्कवर होता है, फिर इसके बाद उसमें पैकेट सेंड करे जाते हैं, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, फिर आईपी मिलता है। इतना आप समझ लो। और गाइस इसी के साथ साथ डीएससीपी का बूटपी तो अल्टरनेट है ही है, एक और अल्टरनेट है जिसे हम कहते हैं अपीपा। अब अपीपा की जो आईपी होती है वो होती है 169.163 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आईपी होती है 169 से शुरू होती है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आईपी तब प्रोवाइड करी जाती है जब आपका डीएससीपी सर्वर फेल हो जाता है। जब आपके सिस्टम पे डीएससीपी की आईपी इनेबल नहीं हो पाती है, या डीएससीपी सर्वर आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, या किसी भी रीजन के चलते डीएससीपी नहीं एक्टिव हो पाता है आपके नेटवर्क पे या आपके कंप्यूटर पे, तब आपको एक अल्टरनेट वे मिलता है अपीपा का, जिससे आपको एक अल्टरनेट आईपी मिल जाती है जिसकी रेंज आपकी 169.163 ऐसे कुछ होती है। तो अपीपा के बारे में आप और भी जान सकते हो गूगल पे सर्च करके। इस तरीके से आपके दो अल्टरनेट है डीएससीपी के, एक बूटपी प्रोटोकॉल, इसी के साथ साथ एक अपीपा। तो इन दोनों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन और भी इंटरनेट पे देख सकते हो। तो यहाँ हमारा मेन पर्पस था डीएससीपी के बारे में जानना, तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी डीएससीपी के बारे में बता दिया है। इसी के साथ साथ ये नेटवर्किंग का बेसिक कोर्स है। जब हम एडवांस CCNA करेंगे तब हम एक एक चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी अल्टरनेट आईपी, जो हमारी डायनेमिक आईपी होती है जिसमें हम ऑटोमेटिकली आईपी ले लेते हैं, वो कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। साथ साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, कैसे क्या चीज होती है डीएससीपी, ये भी मैंने आपको आज यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।